नमस्ते दोस्तों। आज का डेट है 2 दिसंबर 2023। तो 2 दिसंबर क्यों महत्व रखता है? तो आज के दिन नेशनल पॉल्यूशन प्रिवेंशन डे मनाया जाता है। 2 दिसंबर का मतलब नेशनल पॉल्यूशन प्रिवेंशन डे। तो इसी से संबंधित आज हम लोग एक कोट डिस्कस करेंगे जिसमें कहा जाता है, पर्यावरण पर अत्याचार हम सब हैं इसके जिम्मेदार। मतलब कि पर्यावरण पे जो अत्याचार हो रहा है, जिसके कारण अनेक प्रकार की आजकल समस्याएं आ रही है। ग्लोबल वार्मिंग तेजी से हो रहा है, क्लाइमेट चेंज तेजी से हो रहा है, बहुत तेजी से चक्रवात साइक्लोन आ रहे हैं, बहुत ज्यादा टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। उसके बाद जो सीजन्स हैं हमारे, जो ठंडे हैं गर्मी है, वो इम्बैलेंस हो गए हैं। ठीक है, तो इसके जिम्मेदार हम सभी हैं। आगे कहा जाता है, अब यह समय आ गया, मिलकर संकल्प लेते हैं, हवा को शुद्ध बनाएंगे, पानी को साफ रखेंगे। तो ये संकल्प लेना हम सभी को आवश्यक है, जिससे कि हमारे जीवन के लिए एक सही वातावरण बना रहे। इसके लिए हमें संकल्प लेना चाहिए, हमें एकजुट होकर कार्य करना चाहिए। इसी का एक एग्जाम्पल है जो वर्तमान समय में COP28 हो रहा है। ठीक है, तो हवा को हम लोग शुद्ध रखें और जितना ज्यादा से ज्यादा जल को सुरक्षित रखें, उसको बचाएं। जो हमारे प्राकृतिक संसाधन है उसका बचाव करें। ठीक है, तो इसी के साथ अब हम लोग आज का डिस्कशन शुरुआत करते हैं। तो आज 2 दिसंबर है और अभी हम डिस्कस करेंगे द हिंदू के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हिंदी में। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि आज के न्यूज़पेपर में कौन कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। तो सबसे पहले तो आज 2 दिसंबर है, तो नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे है आज के दिन। तो इसके बारे में कुछ बातें को हम लोग समझ लेंगे। ठीक, सबसे पहले हम लोग जान लेंगे कि ये जो है 2 से 3 दिसंबर 1984 को भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। इसमें जान जाने वाले लोगों की याद में आज का दिन मनाया जाता है नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे। तो ये याद रखिएगा, भोपाल त्रासदी। और भी चीजें हम लोग देख लेंगे कि क्या क्या है वायु प्रदूषण के मुख्य कारण और कितने लोग इससे ग्रसित हैं। उसके बाद अगला आर्टिकल जो है, भारत जो है वो 2028 के जलवायु सम्मेलन की मेजबानी की पेशकश करेगा, जिसमें COP33 की बात की जा रही है, उसकी मेजबानी करेगा भारत। ठीक है, तो इसके बारे में भी कुछ चीजों को हम लोग विस्तार से पढ़ लेंगे। जैसे इसमें कुछ बातें हैं, जैसे 2050 तक हमें कार्बन के लिए, कार्बन इमिशन है उसको कम करने की बात की गई है। 2070 तक जो हमारा लक्ष्य है भारत का है कि नेट जीरो कार्बन तक पहुंचना। ठीक है, तो इन सारे लक्ष्यों को भी हम लोग ध्यान देंगे। उसके बाद $500 मिलियन से अधिक वित्तीय प्रतिबद्धताओं के साथ हानि और क्षति कोष के लिए COP28 जो वर्तमान समय में UAE में चल रहा है, उसकी मंजूरी का स्वागत भी किया जा रहा है। और दोनों चीजों को हम लोग विस्तार से पढ़ लेंगे कि क्या होता है हानि और क्षति कोष। तो सभी बातों को अच्छे से डिस्कस करेंगे। उसके बाद अगला आर्टिकल जो है, भारतीय राज्य की क्षमता में सुधार, मतलब कि इंप्रूविंग द कैपेबिलिटी ऑफ द इंडियन स्टेट्स। तो ये हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे कि कैसे हम लोग इंडियन स्टेट के कैपेबिलिटी को इंप्रूव करेंगे। तो इसमें कुछ चीजों को ध्यान में रखने की आवश्यकता है, जैसे कि कौशल विकास, मानव संसाधन का विकास कैसे करेंगे। उसके बाद कौशल विकास में नए नए जो उन्नयन है, उसमें जो चुनौतियां हो रही है उसको इंप्रूव करके भी हम लोग राज्यों के, जो भारत के राज्य हैं, उसकी क्षमताओं को इंप्रूव कर सकते हैं, सुधार सकते हैं। उसके बाद भारत के जो कार्यबल हैं उसको कुशल बनाने की भी रणनीति को कैसे ज्यादा से ज्यादा टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ा जाए, इसके लिए भी हम लोग नए नए तरीके अपना सकते हैं। तो इन सभी चीजों को हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे इस आर्टिकल में। उसके बाद अगला आर्टिकल जो है, म्यांमार के वास्तविक राजनीतिक एकीकरण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। ठीक है, तो अभी वर्तमान समय में म्यांमार में जो संघर्ष चल रहा था, उसी में कहा जाता है कि वास्तविक राजनीतिक एकीकरण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसके बारे में क्या क्या स्टेप लिया जा रहा है, इन सभी चीजों को हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। राइटर का क्या एस्पेक्ट है, सभी चीजों को अच्छे से ध्यान से देखेंगे। तो जो ऊपर ये दोनों जो आर्टिकल है, ये दोनों आज के एडिटोरियल में है द हिंदू के। ठीक है, उसके बाद अगला आर्टिकल जो है, विश्व बैंक ने भारत में शौचालय के उपयोग में गिरावट पर पेपर वापस ले लिया। अभी साथ देखा गया है वर्ल्ड बैंक के एक रिपोर्ट के द्वारा कि 2018 से ही जो शौचालय का उपयोग है वो कम हो गया है, खास के SC और ST के कम्युनिटी में। ठीक है, तो इसके बारे में भी कुछ चीजों को हम लोग विस्तार से पढ़ लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि आज का जो इंपॉर्टेंस है, आज का डेट तो 2 दिसंबर है, जो नेशनल पॉल्यूशन प्रिवेंशन डे है। ये क्यों मनाया जाता है? तो ये मेनली जो मनाया जाता है, 2 से 3 दिसंबर 1984 को भोपाल गैस त्रासदी हुई थी और इसमें जान गंवाने वालों लोगों के याद में यह दिन मनाया जाता है। और भोपाल में ये जो गैस त्रासदी का इतिहास है, सबसे घातक औद्योगिक प्रदूषण आपदाओं में से एक है। इसी के कारण आज के दिन को नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे के रूप में मनाया जाता है। क्या है इसके आंकड़े? तो एक आंकड़े के मुताबिक वायु प्रदूषण के कारण अकेले भारत में प्रति वर्ष लगभग 70 लाख लोगों की जान चली जाती है, सिर्फ वायु प्रदूषण के कारण।
वहीं रिपोर्ट बताती है कि 10 में 9 लोग ऐसे हैं जो हमारे खराब वायु के गुणवत्ता के कारण ग्रसित हैं, जिन्हें स्वच्छ हवा नहीं मिल पाता है। ठीक है, तो इसके लिए जो हमारा हवा की शुद्धता कितना आवश्यक है हमारे जीवन के लिए, इसी के लिए हम लोगों ने शुरुआत में जो कोट डिस्कस किया था बहुत ही अच्छा था कि पर्यावरण पर अत्याचार हम सब हैं इसके जिम्मेदार, हम सभी लोग इसके जिम्मेदार हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये मानवीय हस्तक्षेप के कारण लगातार इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, लगातार बहुत तेजी से निर्माण हो रहा है, जितने भी प्राकृतिक मानदंड है उसका दुरुपयोग किया जा रहा है, उसको नजरअंदाज किया जा रहा है, जिसके कारण आज हम लोग इस परेशानी में आ गए हैं, जिससे क्लाइमेट चेंज जैसी नई नई समस्याएं आ गई है। हमारा लगातार एयर क्वालिटी इंडेक्स एकदम खतरनाक स्थिति में है, जैसे कि दिल्ली में देख सकते हैं अभी आर्टिफिशियल बारिश कराने की बात की जा रही है, उसके बाद लगातार ऑड इवेंट की बात की जा रही है। तो ये समस्याएं जो उत्पन्न हुई है हमारे मानव के हस्तक्षेप के कारण ही हुई है। तो इसी के लिए ये कोड जो था शुरुआत में, पर्यावरण पर अत्याचार हम सब हैं इसके जिम्मेदार, अब समय आ गया है कि मिलकर संकल्प करें और हवा को शुद्ध बनाएं और पानी को साफ रखें। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। इसमें कहा जाता है इंडिया ऑफिसर्स टू होस्ट 2028 क्लाइमेट मीट, मतलब कि कॉप 33 की बात की जा रही है। कॉप 33 की मेजबानी जो है वो इंडिया करेगा। ठीक है, तो इसी की बात की जा रही है। तो हम लोग सबसे पहले जो अभी वर्तमान समय में शुरू हो चुका है 30 नवंबर से ही। ठीक है, 30 नवंबर से 12 दिसंबर तक चलेगा कॉप 28, जिसकी अभी अध्यक्षता किया जा रहा है यूएई के द्वारा। ठीक है, बहुत से लोग इससे नाराज भी हैं, क्योंकि ये जो है वो कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि पक्षपाती हो सकते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा तेल जो नेचुरल रिसोर्सेज है उसका उपयोग किया जा रहा है यूएई के द्वारा। तो कहा जाता है कि ये जो है वो निष्पक्ष सोच नहीं है। तो इसी के बारे में हम लोग ध्यान से पढ़ लेते हैं। औपचारिक रूप से कॉप 28 जलवायु परिवर्तन पर जो यूएनएफसीसीसी है उसी को कहा जाता है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑन कन्वेंशन फॉर क्लाइमेट चेंज। ठीक है, तो इसके पक्ष में सम्मेलन जो हो रहा है कॉप 28 सत्र का प्रतिनिधित्व किया जा रहा है यूएई के द्वारा। ठीक है, तो प्रतिवर्ष होने वाला यह जलवायु परिवर्तन पर निर्णय लेने के लिए एकमात्र वैश्विक मंच के रूप में कार्य करता है, जिसमें दुनिया भर के देशों की लगभग सार्वभौमिक भागीदारी का दावा किया जाता है। लगभग 197 देश इसमें भागीदार हैं। तो 2028 में भारत में सीओपी के 33वें संस्करण की मेजबानी की पेशकश की जा रही है, जिसमें विकसित देशों से 2050 से पहले कार्बन के लिए कार्बन स्पेस जो कार्बन उत्सर्जन हो रहा है उसको कम करने की रिक्वेस्ट की जा रही है, आग्रह किया जा रहा है। ठीक है, आगे कहा जाता है इसमें कॉप 28 की जो मेजबानी है वो यूएई द्वारा किया जा रहा है, जो भी हमने बताया 30 नवंबर से 12 दिसंबर 2023 तक दुबई में की जाएगी। तो मेजबान देश का एक राष्ट्रपति की नियुक्ति करता है, और इस मामले में डॉक्टर सुल्तान अल जबर को वार्ता का नेतृत्व करेंगे और समझौता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। ठीक है, यहाँ पे यही एक मेन मुद्दा है, जैसे जीवाश्म ईंधन उद्योग में उसकी स्थिति के कारण डॉक्टर सुल्तान अल जबर की भूमिका को लेकर विवाद है जी, क्योंकि जो यूएई जैसा देश है तो सबसे ज्यादा वो तेल का निर्यात करता है, तेल पे निर्भर है। ठीक है, तेल का उपयोग करता है। तो यहाँ पे कहा जाता है कि जीवाश्म ईंधन को रोकने के लिए, जलाने से रोकने के लिए जो वार्ता की जा रही है यहाँ पे, ठीक है, परंतु यहाँ पे जो अध्यक्षता है वो कहीं ना कहीं पक्षपाती है, जिससे कि निष्पक्षता को लेकर चिंताएं उत्पन्न हो जाती है। तो इजराइल हमास संघर्ष और यूक्रेन में रूस के चल रहे सैन्य अभियान के बाद बढ़े भू राजनीतिक तनाव के कारण कॉप 28 अधिक महत्वपूर्ण हो गया है, क्योंकि लगातार यहाँ से बहुत ज्यादा कार्बन का उत्सर्जन होता है। क्योंकि जब भी किसी देश से संघर्ष होता है, बड़े बड़े बम का इस्तेमाल किया जाता है, बड़े बड़े लॉन्चर्स का उपयोग होता है, तो वहाँ पे एयर क्वालिटी इंडेक्स ज्यादा खराब होती है। ठीक है, वायुमंडल में ज्यादा से ज्यादा कार्बन का उत्सर्जन होता है, तो इससे और समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। इसलिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि कॉप 28 इस समय जो संघर्ष की स्थिति है, यहाँ पे कॉप 28 की महत्ता और बढ़ जाती है। तो सीओपी के निर्णय आम सहमति के लिए जाते हैं। इससे समझौता की प्रक्रिया जो है वो सावधानी पूर्वक और भावनात्मक रूप से प्रभावशाली हो जाती है। तो कॉप 28 में जो भारत के प्रधानमंत्री हैं उनका क्या कहना है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कॉप 28 को संबोधन में कहा कि वैश्विक तापमान वृद्धि को रोकने के लिए नई प्रतिबद्धताओं से परहेज करना चाहिए। मतलब कि इनका कहना है जो हमारे पुराने जो एम किए गए हैं, संकल्प हैं, पहले उसकी पूर्ति की जाए, जो पुराने टारगेट है पहले उसको पूरा किया जाए। तो प्रधानमंत्री मोदी ने कॉप 28 शिखर सम्मेलन में विभिन्न मुद्दों को संबोधित किया। ठीक है, जिसमें कहा गया कि 2028 में भारत में कॉप 33 का संस्करण का मेजबानी किया जाएगा भारत के द्वारा, और विकसित देशों से उसी बात को कहा जाता है कि कार्बन को 2050 तक कम करने की बात की गई विकसित देशों से। ठीक है, आगे कहा जाता है, ये याद रखिएगा, भारत की ग्रीन क्रेडिट जो इनिशिएटिव है पहल, उसकी वकालत करते हैं, जो कार्बन सिंक बनाने का एक गैर व्यावसायिक प्रयास है। ठीक है, नॉन कॉमर्शियल। तो
सीओपी की मेजबानी के प्रस्ताव को यूएनएफसीसी हस्ताक्षरकर्ताओं से अनुमोदन की आवश्यकता है और यदि स्वीकार किया जाता है तो यह 2002 के बाद भारत की दूसरी मेजबानी होगी। मोदी कुछ लोगों द्वारा प्रकृति के दोहन की आलोचना करते हैं, जिसका असर पूरी दुनिया अक्सर ग्लोबल साउथ पर पड़ता है। ग्लोबल साउथ के बारे में हम लोगों ने कल ही पढ़ा था सारी चीजें को, ठीक है। तो ग्रीन क्रेडिट योजना को गैर व्यवसायिक बताया गया है, जिसका लक्ष्य जो है वो सभी क्षेत्रों में स्वैच्छिक पर्यावरणीय कार्य को प्रोत्साहित करना है। और वैश्विक ग्रीन क्रेडिट योजना जो है प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र को फिर से जीवंत करने के लिए बंजर भूमि पर वृक्षारोपण करने के लिए ऋण को फंड को रेज करना है, ठीक है। COP26 से भारत की प्रतिबद्धताओं को दोहराया गया, जिसमें उत्सर्जन तीव्रता से कटौती और 2070 तक शुद्ध शून्य कार्बन, ठीक है, प्राप्त करना, उसके लक्ष्य को प्राप्त करना। $500 मिलियन से अधिक की वित्तीय प्रतिबद्धताओं के साथ अभी हम लोग आगे भी देख लेंगे कि हानि और क्षति कोष होता क्या है, और इसके लिए COP28 की मंजूरी का स्वागत किया। ये कहा जाता है कि यूएई के $30 बिलियन के जलवायु निवेश कोष की सराहना करते हुए आगे कहा जाता है कि जलवायु वित्त पर एक नए लक्ष्य को अंतिम रूप देने की आह्वान की जा रही है भारत के द्वारा। उसके बाद जीसीएफ का मतलब होता है ग्रीन क्लाइमेट फंड, याद रखिएगा। और अनुकूल कोष के प्रति विकसित देशों की प्रतिबद्धताओं पर जोर देते हुए 2050 तक कार्बन पदचिह्न उन्मूलन पे आग्रह किया गया है कि इनको ज्यादा से ज्यादा कार्बन के उत्सर्जन को कम करने की बात की गई, 2050 का लक्ष्य रखा गया है, ठीक है। COP28 की जो हानि और क्षति निधि हाल में ही पास की गई है, COP28 के पहले दिन में ही, तो इसके बारे में भी थोड़ी चीजें पढ़ लेते हैं। जैसे दुबई में COP28 के उद्घाटन के दिवस पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव का सामना करने वाले कमजोर देश, जो लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज हैं, ठीक है, जो गरीब देश हैं, की सहायता के लिए एक हानि और क्षति कोष, ठीक है, आधिकारिक तौर पर 475 मिलियन के प्रारंभिक वित्त पोषण अनुमान के साथ लॉन्च किया गया। और COP27 के दौरान घोषित इस फंड में मेजबान जो है यूएई वो $100 मिलियन दिया, और यूरोपियन संघ $275 मिलियन, और सोच सकते हैं कि यूरोपियन संघ $275 मिलियन दिया और अमेरिका मात्र $17.5 मिलियन दिया, ठीक है। और जापान जो है वो $10 मिलियन दिया। हानि और क्षति कोष का जो उद्देश्य है वो औद्योगिक विकास के कारण, ग्लोबल वार्मिंग के कारण जलवायु संकट का सामना कर रहे देशों को मुआवजा देना है, जिसमें बदलती जलवायु के कारण जीवन, आजीविका, जैव विविधता मतलब कि बायोडायवर्सिटी और सांस्कृतिक परंपराओं को प्रभावित किया जाता है। तो यहीं पे जो देश इससे प्रभावित हैं उन्हें मुआवजा उपलब्ध कराया जा रहा है। आईपीसीसी जिसे कहा जाता है इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज के एडल थॉमस का कहना है कि नुकसान और क्षति में बुनियादी ढांचों की लागत जैसे कि आर्थिक प्रभाव और चक्रवात से आघात या समुदाय के नुकसान जैसे गैर आर्थिक प्रभाव भी शामिल हैं। तो ये दोनों पॉइंट याद रखिएगा, इसमें चक्रवात से जो प्रभावित होते हैं और समुदाय के नुकसान, ये सभी चीज शामिल हैं। शोध से पता चला है कि पिछले 20 वर्षों में 55 कमजोर देशों को जलवायु संकट के कारण $525 अरब का नुकसान हुआ है, जो 2030 तक बढ़कर $580 अरब हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं इन्हें उपलब्ध कितना कराया गया है, मात्र $475 मिलियन, ठीक है। उसके बाद विश्व बैंक शुरू में इस फंड की देखरेख करेगा, जिससे अमीर देशों और कुछ विकासशील देशों द्वारा वित्त पोषित किया जाएगा, जिसका पैमाना और पुनः पूर्ति चक्र अभी तक स्पष्ट नहीं है, लेकिन खरबों डॉलर की आवश्यकता है, बहुत ज्यादा अभी आवश्यकता है, उसकी अभी भी पूर्ति नहीं हुई है। प्रारंभ में विकासशील देश विश्व बैंक की भागीदारी को लेकर झिझक रहे थे, लेकिन जो इसका देखरेख करेगा, ठीक है, इसके फंडिंग का जो भी दिया गया है उसके फंडिंग का देखरेख किया जाएगा विश्व बैंक के द्वारा। शुरुआत में विकासशील देश जो थे वो इस बात को मानने से तैयार नहीं हो रहे थे, लेकिन उन्होंने इस बात को बाद में मानने से स्वीकार कर लिया, ठीक है। तो ये था पूरा का पूरा COP28। उसके बाद हानि और क्षति निधि, ठीक है, लगातार आ रहा था ये न्यूज में कि हानि और क्षति निधि क्या होता है, ठीक है। उसके बाद फिर COP33 में भारत मेजबानी करेगा, तो सारी चीजों को हम लोग विस्तार से पढ़ लिए। अब बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। इसमें कहा जाता है कि भारतीय राज्य की क्षमता में सुधार करने के लिए क्या क्या चीजों की आवश्यकता है, इंप्रूविंग द कैपेबिलिटी ऑफ द इंडियन स्टेट। तो इसको भी हम लोग विस्तार से पढ़ लेते हैं। जैसे कहा जाता है इसमें भारत में शासन परिदृश्य एक विरोधाभास प्रस्तुत करता है, जैसा कि जटिल नियमों वाली एक विशाल प्रशासनिक प्रणाली महत्वपूर्ण क्षेत्रों में बहुत सी कमियों के साथ मौजूद है, ठीक है। तो भारतीय राज्य के आकार और दक्षता पर बहुत ज्यादा बहस हो चुका है ऑलरेडी हर एक क्षेत्र में। तो इसी में आगे कहा जाता है कि अभी विकास संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए
बहुत ज्यादा एकजुटता की आवश्यकता है। ठीक है, तो इसमें मुख्यतः जो कहा जाता है कि कौशल उन्नयन के माध्यम से भारत के जो कार्यबल हैं उसमें परिवर्तन लाया जा सकता है। भारत में वर्तमान मानव संसाधन परिदृश्य हैं उसको भी सुधार करने की आवश्यकता है। उसके बाद कौशल विकास में जो चुनौतियां हैं, जो कौशल के विकास करने में जो हर्डल्स आ रहे हैं खासकर ग्रामीण स्तर पे, उसको कैसे सुधारा जाए उसकी बात की जा रही है और भारत के कार्यबल को कुशल बनाने की रणनीतियों पे भी बात की जा रही है। ठीक है, तो इसी में कहा जाता है कि कौशल उन्नयन के माध्यम से भारत के कार्यबल में परिवर्तन किया जा सकता है। बदलती नौकरियों का परिदृश्य, जिसमें कहा जाता है कि लगातार अभी जो तकनीकों का विस्तार हो रहा है, जिससे क्या होता है कि जो लोग स्किलफुल नहीं है उन्हें बहुत ज्यादा तेजी से निकाल दिया जाता है, बहुत बड़ी संख्या में एक ही बार में छटनी कर दी जाती है। इसी की बात की जा रही है कि बढ़ती नौकरियों का जो परिदृश्य है स्वरूप बदल रहा है। ठीक है, तो तकनीकी क्रांति ने विशेष कौशल की मांग करने वाली नई नौकरियों की शुरुआत की है, जो विशेष रूप से नेटवर्किंग, रचनात्मकता, समस्या समाधान जैसी मानवीय विशेषताओं पर जोर देता है। उसके बाद जनसांख्यिकी क्षमता, भारत में औसतन 29 वर्ष की युवा आबादी होने के कारण शिक्षा और कौशल विकास पर राजनीतिक ध्यान इस जनसांख्यिकी लाभ को एक मजबूत मानव पूंजी संसाधन में बदल सकता है। उसके बाद कार्यबल की तैयारी की चुनौती, कार्यबल में सालाना 12 मिलियन व्यक्तियों को जोड़ने के बावजूद 4% से भी कम लोगों ने औपचारिक प्रशिक्षण प्राप्त किया, जिससे कि भारत की कार्यबल की तैयारी जो है वो विश्व स्तर पर सबसे कम है, जो पुराने प्रशिक्षण बुनियादी ढांचे के कारण भी और भी बदतर हो गई है। तो यह भी याद रखिएगा। ठीक है, आगे कहा जाता है भारत में वर्तमान में जो मानव संसाधन परिदृश्य है उसके बारे में कहा जाता है, जैसे कि जनसांख्यिकी आउटलुक। ठीक है, यहाँ पे मेनली यही बातें कही जा रही है, लगातार कौशल विकास पे बढ़ावा देने की बात की जाए। जैसे कौशल अंतर, तो कौशल में भारी अंतर बना हुआ है। भारत के केवल 4.7 जो कार्यबल हैं खासकर ऑर्गेनाइज सेक्टर में औपचारिक कौशल प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं, जो कि अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया जैसे देशों से काफी कम है। ठीक है, भारत का मात्र 4.7% वर्कर ही है जो स्किलफुल वर्कर है। उसके बाद कौशल विकास के लिए पहल क्या किया गया है सरकार के द्वारा, जिससे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, संकल्प और स्ट्राइव सहित विभिन्न पहलों का उद्देश्य जो है वो कौशल अंतर को कम करना है। ठीक है, कौशल विकास को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना है। 2015 से अब तक लगभग 4 करोड़ लोगों को विविध औपचारिक कौशल कार्यक्रमों के तहत प्रशिक्षण दिया गया है। ठीक है, उसके बाद चुनौतियां क्या क्या आ रही है कौशल विकास में, तो बुनियादी शिक्षा का अभाव। ठीक है, विशेष रूप से उच्च प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय के स्तर है उस पर सबसे ज्यादा ड्रॉप आउट्स होते हैं। जो ग्रामीण स्तर पे स्कूल्स होते हैं, ठीक है, तो वहां पे बहुत ज्यादा ड्रॉप आउट्स होते हैं, खासकर लड़कियों का ड्रॉप आउट और ज्यादा है। तो उस ड्रॉप आउट दर पर एक चुनौती पैदा करती है, जो बुनियादी शिक्षा के बिना और उच्च स्तर की नौकरियों के लिए कौशल बढ़ाना चुनौतीपूर्ण हो जाता है, क्योंकि लोग कभी आते इरेगुलर रहते हैं। ठीक है, मेनली जो प्रॉब्लम है इरेगुलर रहते हैं, कभी आते हैं कभी नहीं आते हैं, इसी कारण उनका कौशल विकास नहीं हो पाता है। उसके बाद अप स्किलिंग या फिर री स्किलिंग पर ध्यान दिया जा रहा है, जबकि विविध कौशल पहलों ने कार्यबल की जरूरतों को पूरा किया है। और अप स्किलिंग और री स्किलिंग में एक मतलब कि या तो किसी के कौशल को बढ़ाना या फिर जिसमें कौशल का विकास नहीं हो उन्हें दोबारा फिर से प्रशिक्षित करना। ठीक है, उसी की बात की जा रही है। 15 से 59 आयु वर्ग के जो लोग हैं उसमें 86.1% लोगों के पास व्यावसायिक प्रशिक्षण की कमी है। तो ये भी पॉइंट याद रखिएगा कि 86.1% जो लोग हैं उनके पास अभी भी इंडस्ट्रियल नॉलेज नहीं है, इंडस्ट्रियल स्किल नहीं है। ठीक है, उसकी कमी है। उसके बाद अपर्याप्त प्रशिक्षण सुविधाएं, जो प्रशिक्षण के लिए आवश्यक सुविधाओं की जरूरत है वो भी कम होती है। उच्च विकास उद्योग में प्रशिक्षण सुविधाओं की कमी, जैसे कि चीन में 5 लाख की तुलना में केवल 5500 सार्वजनिक और निजी संस्थान होते हैं। इसी कारण यहाँ पे कहा जाता है ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती है कि अपर्याप्त प्रशिक्षण की सुविधा वाली चुनौती है। उसके बाद कोविड-19 का प्रभाव भी पड़ा, जिसके कारण जो ये सब प्रशिक्षण है वो बंद कर दिए गए। महामारी ने लघु और दीर्घकालिक दोनों प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों को बाधित कर दिया, जिसके कारण पहली लहर के दौरान 30,000 से अधिक प्रशिक्षण केंद्र अस्थायी रूप से बंद हो गए। ठीक है, उसके बाद आगे की रणनीति क्या है, इस कार्यबल को उन्नयन अपडेट करने की क्या क्या रणनीति है, तो प्रत्येक बच्चे के लिए हाई स्कूल की शिक्षा पूरी करने को प्राथमिकता दी जानी चाहिए और आभासी कक्षाओं और MOOC। ठीक है, तो ये ध्यान रखने की बात है कि आभासी कक्षाओं मतलब कि वर्चुअल क्लासेस जो कि ऑनलाइन क्लासेस लिए जाते हैं, या फिर MOOC जिसको कहा जाता है कि मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज
का भी लाभ उठाते हुए बाजार की मांग के अनुरूप कौशल और प्रशिक्षण और व्यावसायिक शिक्षा को प्राप्त किया जा सकता है। उसके बाद पीपीपी मॉडल की शुरू की जा सकता है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, इसी को कहा जाता है पीपीपी मॉडल। जैसे मॉडलों के माध्यम से मौजूदा रोजगार के भीतर कौशल बढ़ाने की पहल को प्राथमिकता दे, जैसे कि यूके, जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों ने सफल मॉडल का अनुसरण करते हुए उद्योगों के साथ सहयोग किया है। उसके बाद उद्योग विशिष्ट कौशल के लिए उद्योग स्तरीय सहयोग को प्रोत्साहित करें। उसके बाद कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम में निवेश पर 600% रिटर्न के साथ राष्ट्रीय विकास लक्ष्यों में योगदान देकर कॉर्पोरेट क्षेत्र महत्वपूर्ण लाभ प्राप्त कर सकता है। तो ये रणनीतियां कुछ बनाई गई है जिससे कि भारतीय कार्यबल को ज्यादा से ज्यादा कौशल विकास किया जा सके। आगे का रास्ता क्या है? तो भारतीय राज्य की विरोधाभासी प्रकृति को संबोधित करने के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है, जिसमें संस्थागत सुधार, जमीनी स्तर पर सशक्तिकरण, उसके बाद सार्वजनिक क्षेत्र के वेतन में संतुलन किया जाए, ठीक है। उसके बाद तकनीकी टेक्नोलॉजी गैप जो है उसको कम किया जाए, ठीक है। तो इसी संबंधित एक प्रश्न हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। यह प्रश्न भी आप लोग अटेम्प्ट कीजिए। भारतीय राज्य के आकार और दक्षता में द्वंद्व की जांच करें, ठीक है। चुनौतियों पर चर्चा करें और प्रभावी शासन के लिए राज्य की क्षमता बढ़ाने के उपायों की बात की जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे कौशल विकास की बात की गई, कैसे हम लोग फिर से मानव संसाधन को इंप्रूव करेंगे, उसके बाद टेक्नोलॉजी को कैसे इंप्रूव करेंगे, ठीक है। उसके बाद प्रशिक्षण संस्थान है उसको कैसे इंप्रूव करेंगे। तो यही कुछ पॉइंट्स हैं जिसको आप लोग अच्छे तरीके से इंट्रोडक्शन, बॉडी, ठीक है, जिसमें प्रो और कॉन्स भी लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर वे फॉरवर्ड, उसके बाद कंक्लूजन, ठीक है। तो इसी तरह एक बार ट्राई कीजिए। कुछ लोग अब लिखना शुरू कर दिए हैं आंसर, ठीक है। आप लोग भी रिप्लाई किया कीजिए। उसके बाद बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। इसमें कहा जाता है द प्रोसेस ऑफ म्यांमार्स एक्चुअल यूनिफिकेशन हैज बिगन, मतलब कि म्यांमार के वास्तविक राजनीतिक एकीकरण की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो गई है। इसमें कहा जाता है लोकतंत्र समर्थक ताकतों द्वारा चल रहे प्रयास जो है वो सेना से लड़ने और राजनीतिक रूप से मजबूत संघीय और लोकतांत्रिक संघ बनाने की प्रतिबद्धता दिखाई जा सकती है। जैसे भारतीय थिंक टैंक, विश्लेषण, लेखक, मीडिया म्यांमार की ये जो लगातार समस्या हो रही है, क्रांति चल रही है, वहां पे संघर्ष चल रहा है, उग्रवाद और म्यांमार की सेना के खिलाफ उग्रवादी कार्रवाई करार दे रहे हैं। लेकिन ऐसे कई घटनाक्रम हैं जिन्हें हमें भारत में ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि भारत जो है वो बॉर्डर पे भारत को भी अनेक प्रकार की समस्याएं आ रही है, ठीक है। जो जो स्टेट्स हैं जो म्यांमार के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं वहां पे भी समस्याएं आ रही है घुसपैठ की, ठीक है। तो 2022 में राष्ट्रीय एकता सलाहकार के विविध प्रतिनिधियों के साथ स्थापित लोकतंत्र समर्थक ताकतों और जातीय सशस्त्र संगठनों का एक निर्णय लेने वाला राजनीतिक संगठन द्वारा स्थापित समांतर शासन प्रणाली ने एक ऑनलाइन पीपल्स असेंबली का आयोजन किया, जिसमें क्या कहा गया कि संघीय लोकतंत्र चार्टर को अपनाया जा रहा है, जिससे कि राष्ट्रीय एकता जो है सरकार, इसको याद रखिएगा, राष्ट्रीय एकता सरकार NUG, मतलब कि नेशनल यूनाइट गवर्नमेंट का गठन हुआ है, जो म्यांमार के बसंत को आकार देगा, मतलब कि म्यांमार में खुशियों को लाएगा, ठीक है। इसमें क्या क्या दिशा निर्देश दिया गया है, जो चार्टर लागू किया गया है NUG के द्वारा, तो इसमें कहा जाता है जिससे निर्वाचित सांसदों, राजनीतिक दलों, सविनय अवैध आंदोलनों, विरोध, हड़ताल, उसके बाद नागरिक समाज संगठनों, महिलाओं के विभिन्न प्रतिनिधियों द्वारा मसौदा तैयार करने और अनुमोदन करने की कई प्रक्रिया से गुजरना पड़ा है, ये जो चार्टर बनाया गया है इसका, ठीक है, जिससे कि सभी लोगों को बराबर में ध्यान रखा जा सके। उसके बाद लिंग पे भी ध्यान रखा गया, युवाओं प्रतिनिधियों पे ध्यान रखा गया, उसके राजनीतिक हितों पे भी ध्यान रखा गया है, ठीक है। इसी की बात यहाँ पे की जा रही है। इसमें उम्मीद की जा रही है कि ये जो है वो राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में एक मील का पत्थर साबित होगा, ठीक है। तो इसी की बात यहाँ पे दी हुई है, ठीक है। ये और भी अच्छे तरीके से अभी आएगा पेपर में, तो फिर ये एक संविधान का भी रूप ले सकता है। इसी में कहा जाता है सभी लोगों की इच्छा शक्ति, बुनियादी मानवाधिकार, भेदभाव न हो, अल्पसंख्यकों को अधिकार दिया जाए, महिलाओं लैंगिक समानता को संबोधित करने के लिए एक संघीय लोकतांत्रिक ढांचे के लिए उनकी समावेशी जो राजनीतिक आकांक्षाओं हैं उसको भी इस चार्टर में शामिल किया गया है। उसके बाद म्यांमार में तख्ता पलट के बाद से के राजनीतिक घटनाक्रम को म्यांमार में विविध लोकतंत्र समर्थक जो हैं वो समूहों द्वारा किए गए विचार विमर्श, बातचीत और राजनीतिक सहमति के एक ऐतिहासिक और शानदार सामूहिक कार्य को समझने के लिए यह आवश्यक है, ठीक है। तो यही बातें यहाँ पे की जा रही है। तो NUG का गठन एक राजनीतिक उपलब्धि है, तो इसमें वही बात कहा जा रहा है कि ये मेनली जो किया गया है ये लोगों के लिए किया गया है, ठीक है। तो सेना के खिलाफ जो जवाबी कार्रवाई गई, इसमें क्या है, तो क्रांतिकारी लोकतंत्र समर्थक ताकतों के
समन्वित और सामूहिक प्रयासों का चलन जो है वो सेना को कई जातियों वर्चस्व वाले क्षेत्रों से बाहर कर देती है। हितधारकों से सेना के खिलाफ लड़ने और लंबे समय तक चलने वाले राजनीतिक रूप से मजबूत संघीय और लोकतांत्रिक संघ बनाने के लिए एक अभूतपूर्व और अटूट मजबूत राजनीतिक सार्वजनिक प्रतिबद्धता दिखाई देती है। यहाँ पे इसे भी आप देख सकते हैं, ये कोई प्रिंटिंग मिस्टेक नहीं है, ठीक है। 4 टाइम्स 8 की क्रांति, इसको 8888 की क्रांति कहा जाता है। तो यही बात कहा जाता है 88-88 की क्रांति के दौरान नहीं देखा गया। तो ये ध्यान दीजिएगा, जो 88-88 क्रांति हुआ था वो 12 मार्च 1988 से लेकर 21 सितंबर 1988 तक हुआ था। तभी से इसे कहा जाता है 8888 अपरेजिंग, ठीक है, जो स्टूडेंट के द्वारा शुरू किया गया था यंगून में, जिसे अभी रंगून कहा जाता है। तो याद रखिएगा, स्टूडेंट्स के द्वारा ये प्रोटेस्ट शुरू किया गया था। म्यांमार के वास्तविक एकीकरण की प्रक्रिया अभी शुरू हुई है और जो नेशनल यूनाइट गवर्नमेंट है उसका सामूहिक प्रयास यह सुनिश्चित करना है कि जो चार्टर के द्वारा सभी को अधिकार सुनिश्चित किया जा सके, ठीक है। इसी में कहा जाता है, मेरे बर्मी मित्र जोर देकर कहते हैं क्रांति यही रहेगी और जब तक सेना हटा नहीं दी जाती तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे, ठीक है। तो इसकी बात भी की जा रही है। तो ये था कि कैसे स्टेबिलिटी लाने के लिए एक चार्टर का निर्माण किया जा रहा है, जिससे कि लोगों के सभी अधिकारों को संरक्षित किया जा सके और सेना को, जो सेना का कार्रवाई है उसको हटाने की बात की जा रही है और लोकतंत्र के जो समर्थक हैं उसको लोकतंत्र राज्य बनाने की बात की जा रही है, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। इसमें मेनली कहा जाता है कि विश्व बैंक ने भारत में शौचालय के उपयोग में गिरावट पर पेपर वापस ले लिया। तो यहाँ पे, ठीक है, शौचालय के उपयोग पर गिरावट देखा गया है। विश्व बैंक द्वारा स्वच्छ भारत मिशन जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों के शुरुआती लाभ के बावजूद 2018 के बाद से ग्रामीण भारत में शौचालय के उपयोग में गिरावट की सबसे चिंताजनक प्रवृत्ति को उजागर करने वाले एक विभागीय कार्य पत्र को प्रकाशित करने के कुछ सप्ताह बाद उनसे इस पत्र और 2 अन्य जो पत्र हैं उसको आंतरिक रूप से जो लंबित रखा गया था, अप्रूवल नहीं मिला, इसके कारण इसे वापस कर दिया, ठीक है। इसका अनुमोदन से बहुत से अनुमोदन जो है आंतरिक रूप से वो नहीं गुजरा था अप्रूवल से, तो इसके लिए ही विश्व बैंक इस पत्र को वापस कर लिया। तो ग्रामीण भारत में जो स्वच्छता पर प्रगति विविध साक्ष्यों का समाधान शीर्षक पर जो पेपर लिखा गया था सितंबर में प्रकाशित हुआ था। इसी में कहा जाता है, इससे निष्कर्ष निकलता है कि शौचालय की पहुंच में वृद्धि तो हुई है, अनेक प्रकार के लाभ भी हुए हैं, इसके बावजूद भी 2018 से ग्रामीण भारत में शौचालय का जो उपयोग है वो कम हो गया है। खासकर अनुसूचित जाति, जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, शेड्यूल कम्युनिटी के लोग हैं, 20% अंक, और जो एसटी कास्ट, ठीक है, शेड्यूल ट्राइब, वहाँ 24% अंक जो है समुदाय के लोगों के बीच में उपयोग में गिरावट आई है शौचालय का, ठीक है। तो याद रखिएगा, एक 20% और ये जो है 24% गिरावट आई है। तो ग्रामीण भारत में स्वच्छता पर डेटा क्या कहता है? उस समय तक यह विश्व बैंक की वेबसाइट पर उसकी पॉलिसी रिसर्च वर्किंग पेपर श्रृंखला के एक हिस्से के रूप में उपलब्ध था। विश्व बैंक ने इसे और अन्य 2 जो कागजात को वापस लेने के लिए आंतरिक मंजूरी के साथ तकनीक और प्रतीकात्मक मुद्दों का हवाला दिया है। तो मेनली जो था, अभी देखा गया है कि एससी और एसटी कम्युनिटी खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में 20% और 24% शौचालय का कम उपयोग कर रही है, ठीक है। तो ग्रामीण भारत में स्वच्छता पर प्रगति पर पेपर में राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण और राष्ट्रीय वार्षिक ग्रामीण स्वच्छता सर्वेक्षण और एसबीएमजी, ठीक है, कि अपनी सूचना प्रणाली से शौचालय की पहुंच और उपयोग पर इन सभी के डेटा को एकत्र करने के बाद ही ऐसा निर्णय लिया गया है, ठीक है। तो ये डेटा जो है बहुत जरूरी है और इसको फिर से इम्प्रूव करने की आवश्यकता है। जो एससी और एसटी कम्युनिटी का जो शौचालय के उपयोग का गिरावट हुआ है उसको हमें सुधारने की आवश्यकता है। अभी हम लोग तो बहुत से स्टेट्स में प्रयास कर रहे हैं कि जो फ्री डेफिकेशन है, फ्री ओपन डेफिकेशन, जो बाहर में शौचालय शौच किया जाता है उसको फ्री करने की बात की जा रही है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग, मैक्सिमम लोग अब शौचालय का उपयोग कर ही रहे थे, लेकिन जो गिरावट देखा गया अभी विश्व बैंक के द्वारा, ये बहुत ही चिंताजनक है भारत के लिए और इस पर एक कड़ा कदम उठाने की आवश्यकता है। तो ये था आज का द हिंदू में कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो हम लोगों ने डिस्कस किया। कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंट करके बताएं और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आज 2 दिसंबर है, इसी के लिए हम लोग प्रयास करेंगे कि जो एयर पॉल्यूशन है उसको कम करने में ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी रहे। थैंक यू।